हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स किसे बोलते हैं भाई? जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हम लोग के लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। समझ आया? जो भी मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग सेल्स में होता है, फॉर द एग्जांपल सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये हम लोग के सारे क्या हैं भाई? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जो कि किस में होते हैं? प्रेजेंट। हम लोग के ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आई होप आपको समझ आया होगा कि जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि किसमें होता है? प्रेजेंट लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, फॉर द एग्जांपल सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे हम लोग के हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या है भाई? हम लोग के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये होते हैं। समझे? इन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, देखो तो इसका डेफिनेशन हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, ऑल जितने भी क्या होते हैं भाई? ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, देखो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, जो भी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, देखो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन, किसमें होते हैं भाई? प्रेजेंट। ये हम लोग के ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। ठीक है, किसमें होते हैं भाई? ये प्रेजेंट। ये हम लोग के होते हैं प्रेजेंट किसमें? ये हम लोग के होते हैं प्रेजेंट लिविंग सेल्स में। ठीक है, किसमें होते हैं भाई? प्रेजेंट। ये लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हो कि जो भी जितने भी, ठीक, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। समझे? इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो इसका एग्जांपल आपका है, जैसे कि आपका इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल शुगर, ठीक है, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे हम लोग के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें सिंपल शुगर, समझे? जैसे कि आप देख सकते हो अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, हम लोग बात कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? और इसमें हम लोग कहता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम लोग के सारे क्या है? सारे कंपाउंड जो हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट है। ये हम लोग के सारे कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हम लोग के सारे क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लियर है? इनमें हम लोग का क्या प्रेजेंट है? इनमें प्रेजेंट है कार्बन। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इन्हें बोला जाता है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसको एनालाइज देखो, आखिर में हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में? तो इसको एनालाइज करना पड़ेगा। समझे? हम लोग को एक्चुअल में पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं प्रेजेंट एक्चुअली? ठीक है, एग्जैक्टली मतलब कितने कौन कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हमको पता कैसे चलेगा? हमको इनको एनालाइज करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा इनका केमिकल एनालिसिस, समझे। केमिकल एनालिसिस करके हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स कंपाउंड लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो केमिकल एनालिसिस से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल एनालिसिस। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। अब क्या देखेंगे हम लोग केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग का एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में लिविंग सेल्स, जो लिविंग सेल्स होते हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इसको पता कर सकते हैं भाई केमिकल एनालिसिस से। जब केमिकल कंपाउंड का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इससे हमको पता लग सकता है, ठीक है। चलो तो कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप लोगे लिविंग टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लोगे, लिविंग टिश्यू। इसको करने में आपको क्या लगेगा भाई, आपको लिविंग टिश्यू लेना है, ठीक है। क्या लेना है भाई आपको, इसमें लिविंग टिश्यू। और ये जो लिविंग टिश्यू है, देखो ये जो लिविंग टिश्यू है, ये आप वेजिटेबल्स ले सकते हो या फिर आप लीवर का पीस ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको किसमें अच्छा लगता है करने में, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हो भाई, इसमें आप वेजिटेबल्स ले सकते हो। देखो आप इसमें वेजिटेबल्स ले सकते हो या फिर आप इसमें लीवर का पीस ले सकते हो, पीस ऑफ लीवर आप ले सकते हो, ठीक है, समझे। तो वेजिटेबल्स या फिर आप क्या ले सकते हो इसमें भाई, लीवर पीस, समझे। ये आपकी मर्जी है कि आपको किसमें मतलब करना है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले आपने क्या किया भाई, सबसे पहले आपने एक लिविंग टिश्यू को लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, लिविंग टिश्यू को लिया। और लिविंग टिश्यू को, जो लिविंग टिश्यू आपने लिया, ठीक है, ये हो सकता है भाई आपका, आपने किसी वेजिटेबल्स को लिया, रूट स्टेम लीफ को ले लिया, ठीक है, या फिर आपने लीवर का पीस ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप भाई, इसको आप अच्छे से, ठीक है, अच्छे से क्या करोगे, इसका पेस्ट बनाओगे, चटनी बनाओगे इसका, ठीक है। उसके बाद ये जो लिविंग टिश्यू है, देखो फिर ये लिविंग टिश्यू को आप क्या करोगे, अच्छे से चटनी बनाएंगे इसका, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये कटोरी आपको देखो, जिससे पहले, ठीक है, कुछ, ठीक है, कुछ भी, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, मसाला को पीसा जाता है, कुछ दवाई को पीसा जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं मोटर, ठीक है, मोटर पिस्टल से आपने देखा होगा, ठीक है, ठीक है, कि दवाई को पीसा जाता है, क्या चटनी किसी भी, ठीक है, मसाला को भी उससे पीसा जाता है। आपको ये, ठीक, इसको आपने देखा होगा, देखो ऐसी स्ट्रक्चर का होता है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं, देखो जो कटोरी टाइप का, इसे बोलते हैं मोटर। जो कटोरी टाइप का आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई, मोटर। और जो ये आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, पिस्टल, समझे। तो ये इससे बोलते हैं मोटर, ठीक, इसे बोला जाता है पिस्टल। तो मोटर एंड पिस्टल के हेल्प से आप क्या करोगे, इसको भाई अच्छे से, ठीक है, अच्छे से इसका ग्राइंडिंग करोगे, समझे ना, अच्छे से इसको क्या करोगे, ग्राइंडिंग, समझे, पूरा इसका पेस्ट बना दोगे, पूरा अच्छे से इसको पेस्ट, इसका चटनी बनाकर इसको रेडी कर दोगे, ठीक है। किसके हेल्प से करोगे भाई, पिस्टल एंड मोटर, ठीक है। तो इसमें आपको सॉल्वेंट, इसमें आप कौन सा सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो इसमें आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट इसमें आप ऐड करोगे, तो इसमें आप ऐड करोगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा इसमें सॉल्वेंट आप ऐड करने वाले हो भाई, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, देखो इसमें आप ऐड करोगे
ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे भाई, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। सो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है, समझ है आपको। क्लियर, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें आप ऐड करोगे। तो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्टिंग कहां से किया, हम लोग ने सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू को लिया। लिविंग टिश्यू हम लोग का वेजिटेबल्स हो सकता है भाई, या फिर ये क्या हो सकता है भाई, वेजिटेबल, या फिर हम लोग का लीवर का पीस हो सकता है। इसको आप मोटर एंड पिस्टल के हेल्प से क्या करोगे, इसको अच्छे से ग्राइंड करोगे, ठीक है, समझे। और इसमें आप उसके बाद कौन सा सॉल्वेंट इसमें आप ऐड करोगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें क्या करोगे आप, इसमें ऐड करोगे, ठीक है। तो लिविंग टिश्यू को लिया, उसको मोटर एंड पिस्टल के हेल्प से उसको अच्छे से प्रॉपर ग्राइंडिंग कर लिया, उसका चटनी बना दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसको आप छान दोगे भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, तो फिर इसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे, ठीक है। क्या करोगे इसका, उसके बाद फिल्टर करोगे, ठीक है। आप एक फनल लोगे, क्या लोगे भाई, फनल, देखो आपने फनल लिया और इसको क्या कर दिया भाई, फिल्टर, ठीक है। आपने फनल लिया और इसको आपने क्या कर दिया, फिल्टर। इसमें आप क्या करोगे, इसको डालोगे, ठीक है। और ये जो, ठीक है, फनल है समझो, ये फनल में आप क्या करोगे भाई, इसमें आपका होता है प्रेजेंट, इसमें आप क्या रखोगे, चीज क्लोथ, ठीक है। इसमें आप रखोगे क्या, ये आपका है चीज क्लोथ, इसको बोलते हैं चीज क्लोथ, ठीक, इसको बोलते हैं चीज क्लोथ, या फिर आप इसमें कॉटन लोगे। क्लियर है, तो इसमें आप चीज क्लोथ या फिर और कॉटन, आपको आई होप ये लास्ट वाला कॉटन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने अच्छे से इसका पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद इसको आपने फिल्टर किया, आपने चीज क्लोथ या फिर आपने कॉटन लिया, क्या लिया भाई आपने, इसमें चीज क्लोथ या फिर कॉटन से इसको फिल्टर किया, ठीक है। जो भी मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे भाई पास हो जाएंगे, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें बोलते हैं मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने, ठीक है, चाय बनाते हो तो चाय में आपका जो, ठीक है, सॉल्वेंट होता है, जो चाय भाई वो तो छन जाता है, लेकिन चाय पत्ती रह जाता है, सेम आपका, ठीक है, क्योंकि वो बड़े होते हैं भाई, समझे। ये भी आपके हैं भाई लार्ज, ठीक है, लार्ज साइज के हैं, ये फिल्टर नहीं हो पाते, समझे, ये फिल्टर इससे नहीं हो पाते, ये यहीं फनल में ही रह जाते हैं, समझे, फनल में ही रह जाते हैं। और इन्हें बोलते हैं रिटेंटेट, इन्हें बोला जाता है रिटेंटेट। जो फिल्टर नहीं होते इन्हें बोलते हैं क्या, रिटेंटेट, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं रिटेंटेट। सो जो फिल्टर नहीं हो पाते, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रिटेंटेट, इन्हें बोला जाता है रिटेंटेट। जो फिल्टर नहीं होते मतलब नहीं हो पाते, समझे, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज के होते हैं, इसके कारण ये इस फनल के थ्रू ये पास नहीं हो पाते, इन्हें बोला जाता है रिटेंटेट। और जो फिल्टर, जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर
हो जाता है इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, सो जो मॉलिक्यूल्स जो कि फिल्टर हो जाता है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। समझे? सो जो मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर हो जाता है इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो मॉलिक्यूल्स जो कि फिल्टर नहीं हो पाता, जो कि आपके फनल में ही रह जाता है, इसे बोलते हैं रिटेंटेड। इसको आप मोर टेक्निकली बोल सकते हो। देखो रिटेंटेड को क्या बोल सकते हो भाई, इसको आप एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, तो रिटेंटेड को और क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। इसे बोला जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, इसे और क्या बोला जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्लियर है? तो रिटेंटेड को और क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेंटेड को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट को बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, तो फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल। समझे? तो रिटेंटेड को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, एंड जो फिल्ट्रेट होता है इसे क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। इनसॉल्युबल मतलब ये सॉल्युबल नहीं है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, रिटेंटेड। और जो फिल्टर हो गया है इसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, और या फिर आप इसे एसिड सॉल्युबल पूल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग कैसे केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। और जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो फिल्ट्रेट में क्या होते हैं भाई, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि फिल्ट्रेट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें प्रेजेंट होते हैं। समझे? तो ये हम लोग ने केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस देख लिया कि एक्चुअल में कैसे केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले क्या लिया हम लोग ने भाई, सबसे पहले हम लोग ने एक लिविंग टिश्यू लिया। ये लिविंग टिश्यू आप वेजिटेबल्स का ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप लीवर का पीस ले सकते हो। ठीक है, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, उसका प्रॉपर उसको ग्राइंडिंग, उसका चटनी बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद चटनी बनाने के बाद उसको आप क्या करोगे, फिल्टर करोगे। ठीक है, ये जो स्लरी, ये जो बनेगा, देखो यहाँ पर जो पूरा मिक्स, ठीक है, चटनी बनेगा भाई, इसे क्या बोलते हैं, स्लरी। ठीक है, इसे बोलते हैं स्लरी। ठीक, उसके बाद ये जो स्लरी है इसको आप क्या करोगे, ये जो थिक स्लरी बनेगा इसको आप फिल्टर करोगे। इसको आप क्या करोगे, उसके बाद फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, फिल्टर करने के बाद आप किसके थ्रू फिल्टर करोगे, फनल में आप क्या लोगे भाई, चीज क्लॉथ, या फिर आप इसमें कॉटन यूज करोगे। ठीक है, आप इसमें चीज क्लॉथ या फिर आप इसमें कॉटन यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू आप जब फिल्टर करोगे तो जो आपका फिल्टर हो जाएगा, इसे बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो इसके थ्रू फिल्टर, चीज क्लॉथ के थ्रू या कॉटन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाएगा, इसे बोलेंगे भाई फिल्ट्रेट। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा इसे बोलेंगे रिटेंटेड को और क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, सो रिटेंटेड को और क्या बोला जाता है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, एंड फिल्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड सॉल्युबल पूल। बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या क्या प्रेजेंट होंगे इसको आप देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें आपके प्रेजेंट होंगे इसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए ना? तो ये हम लोग का क्या है भाई, केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस। हम लोग ने केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस देख लिया, आपने भी सीख लिया कि एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे एक्चुअल में फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, इसको आप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
इसको आप नोट कर सकते हो। चलो, तो रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट क्लियर है। तो रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट अब देखेंगे एक्चुअल में कि रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स आप देखो ध्यान से, इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स जो रिटेंटेट में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं भाई, जो रिटेंटेट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, समझ गए, एसिड्स इनसॉल्युबल पूल में ये आते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स इनमें होंगे प्रेजेंट, इन्हें बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें जो फिल्टर हो गए हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसे बोलेंगे बायो माइक्रो, मतलब छोटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे देखो, इसे बोलेंगे हम लोग बायो, इसे क्या बोलेंगे भाई, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसे बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझे, तो इसे क्या बोलेंगे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे फिल्ट्रेट में, ठीक है, फिल्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसे बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसमें रिटेंटेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें बोलेंगे भाई बायो मैक्रो। मैक्रो मतलब इनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे देखो, इसे बोलेंगे बायो माइक्रो। बायो मैक्रो, ठीक है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो रिटेंटेट में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेट में प्रेजेंट होंगे, इन्हें बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो, मिक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड माइक्रो मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डेल्टन होता है, ठीक है। इनमें आपके, ठीक, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है भाई, 18 से लेकर 800 डेल्टन होता है, समझे। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डेल्टन होता है, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई, 18 से 800 डेल्टन तक इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। लेकिन जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है देखो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है भाई, मोर देन 10,000 डेल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये मोर देन 10,000 डेल्टन होता है, समझे, क्लियर है। तो सिंपल है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका भाई मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना होता है भाई, 18 से 800 डेल्टन होता है। लेकिन जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डेल्टन होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है भाई, ये 10,000 डेल्टन से भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं, इसको देखो, ठीक है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें आते हैं भाई, देखो, तो इसमें बायो
माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, ठीक, इसमें हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर। क्लियर है? सिंपल शुगर, इसमें हम लोग कहते हैं भाई अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, जिनका मोलिकुलर वेट कितना होता है भाई, जिनका मोलिकुलर वेट 18 to 800 डेल्टन होता है। इनका जो मोलिकुलर वेट है कितना होता है, 18 से 800 डेल्टन इनका मोलिकुलर वेट होता है, समझे। तो ये हम लोग के बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें हम लोग कहते हैं सिंपल शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स इनमें आते हैं, ठीक। अब बात करेंगे, देखो कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम लोग कहते हैं, तो इसमें हम लोग कहते हैं, आप ध्यान से देखो इसे, ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम लोग किस में आते हैं, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, इसमें हम लोग कहते हैं भाई, जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसमें आते हैं हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद आता है इसमें प्रोटीन, और इसमें आता है प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और इसमें आता है लिपिड, ठीक है। लिपिड एक एक्सेप्शन है, लिपिड एक एक्सेप्शन होता है, लिपिड हम लोग का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब इसको हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग इसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बोलते, कि हम लोग ये नहीं बोल सकते आपके बिल्कुल ये आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इन्हें स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि ये 100% बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसे आप नहीं बोल सकते। क्यों? इसका स्टोरी है, ठीक है, सुनेंगे भी, समझे। तो लिपिड को आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स 100% आप इसे नहीं बोल सकते। तो ये बात को समझो कि लिपिड को हम लोग 100% क्या नहीं बोल सकते कि ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल से बोल के इसे नहीं बोलते, ठीक है। क्यों नहीं बोलते उसको देखेंगे। तो आपने ये समझ लिया ना कि एक्चुअल में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं भाई, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। लिपिड को 100% क्या नहीं बोलते कि हम लोग का 100% ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होता। क्यों? देखो, तो लिपिड का समझो आप, लिपिड का कहानी भाई, कि जो लिपिड होता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन किया है। देखो, मैं आपके एनसीईआरटी का लाइन को लिखूंगा जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। देखो, तो लिपिड जो है ये आर नॉट लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, समझे। तो लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? तो लिपिड को हम लोग स्ट्रिक्टली क्या नहीं बोल सकते भाई, लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड को हम लोग मतलब 100% इन्हें हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो लिपिड का समझो, जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है ये लेस देन 800 डेल्टन होता है, समझे। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, इनका जो देखो, लिपिड का जो क्या होता है भाई, लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो
लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना होता है भाई, लेस देन 800 डाल्टन। समझे, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है। समझे, जो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट है ये कितना होता है भाई, लेस देन 800 डाल्टन। तो भी हम लोग इसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में नहीं रखते। क्यों भाई, क्वेश्चन तो है ना भाई, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है तो क्यों नहीं हम लोग इसे बायो मॉलिक्यूल्स में रखते हैं भाई, क्यों इन्हें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा जाता है। क्वेश्चन है ना कि भाई इसका तो कम है, 800 डाल्टन से कम है, इसको तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, लेकिन ये कहां प्रेजेंट है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। क्यों देखो, क्योंकि जो लिपिड होता है भाई, लिपिड हमको पता है कि देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है भाई, लिपिड बाइलेयर का। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका होता है, लिपिड बाइलेयर का, ठीक है, ये किसका होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर का क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका होता है भाई, लिपिड बाइलेयर का, ये हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। समझ गए, तो लिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका होता है, लिपिड, जो सेल का प्लाज्मा, जो सेल का ये सेल है, और सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका होता है भाई, ये हम लोग के लिपिड बाइलेयर का होता है, लिपिड बाइलेयर का इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इसका ब्रेकडाउन, इसका जब क्या होता है ब्रेकडाउन, जब इसका क्या होता है ब्रेकडाउन, तो जब ब्रेकडाउन इसका होता है तो ये जो है भाई, ये आपके इसके जो फ्रेगमेंट्स टूटते हैं, ठीक है, इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं टूटते हैं। देखो इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो जो इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, और इसके फ्रेगमेंट को देखेंगे तो इसका जो फ्रेगमेंट है इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल लिपिड का, समझे, अगर आप इंडिविजुअल लिपिड का देखोगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 डाल्टन से कम होता है। अगर आप एक ओनली वन इंडिविजुअल लिपिड का बात करेंगे तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 डाल्टन से कम होता है। लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट्स नहीं रहते, ये फ्रेगमेंट्स ये एग्रीगेट होकर वेसिकल्स को फॉर्म कर लेते हैं, वेसिकल्स का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। समझे, ये जो फ्रेगमेंट, इस जब आपने इसको ब्रेक डाउन किया, इसके जब आपने सेल को ब्रेक डाउन किया, भाई सेल को तोड़ोगे तो आपका सेल मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, इसका भी क्या होगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी ब्रेक डाउन होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आपके लिपिड बाइलेयर जो है देखो फ्रेगमेंट के फॉर्म में है, और इंडिविजुअल लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये लेस देन 800 डाल्टन होता है। लेकिन जो आपके ये जो फ्रेगमेंट हैं, ये जो फ्रेगमेंट होते हैं ये आपके इंडिविजुअल नहीं रहते, ये आपस में एग्रीगेट होकर, ये फ्रेगमेंट जो है देखो, ये फ्रेगमेंट आपस में एग्रीगेट होकर क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, ये फ्रेगमेंट एग्रीगेट होकर वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। समझे, तो ये फ्रेगमेंट एग्रीगेट होकर वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझे, तो ये फ्रेगमेंट आपस में एग्रीगेट होकर वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वेसिकल्स ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, वेसिकल्स हम लोग के एसिड इनसॉल्युबल होता है। ये क्या होता है भाई, जो वेसिकल है ये एसिड इनसॉल्युबल है, लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज का होता है। समझे, इसी के कारण इसके कारण हम लोग इसे किस में रखते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में।
उसीलिए इसे बोलते हैं। देखो अब आपको मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखवाया हूं आपको कि लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो इस लाइन को समझाने के लिए देखो समझ रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये लाइन आपने समझ लिया होगा कि क्यों एक्चुअल में क्यों इन्हें हम लोग स्ट्रिक्टली 100% बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जब अगर इंडिविजुअल लिपिड का बात करें तो इसका जो मोलिकुलर वेट है ये 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक, इंडिविजुअल का। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये क्या कर लेते हैं भाई, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और ये जो फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट्स वेसिकल्स का रूप ले लेते हैं, ठीक है, वेसिकल्स फॉर्म कर लेते हैं। और ये जो वेसिकल्स है ये वेसिकल्स का अगर देखें तो ये एसिड इनसॉल्युबल होता है, और ये लार्ज साइज का होता है, ठीक है। ये वेसिकल्स एसिड इनसॉल्युबल होता है और ये लार्ज साइज का होता है, इसी के कारण इसको 100% बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलते। तो ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद कंपोजिशन देखेंगे सेल का, ठीक, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। चलो अब क्या देखेंगे इसके बाद, कंपोजिशन ऑफ सेल। तो सेल के कंपोजिशन को जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है भाई, ठीक है, तो कंपोजिशन देखेंगे सेल का, देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी ना। सो कंपोजिशन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। अब सेल का क्या देखेंगे हम लोग, इसका कंपोजिशन को देखेंगे, ठीक है। सेल में क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। सेल में वाटर कितना होता है, देखो, सेल में वाटर कितना होता है उसको देखेंगे। फिर बात करेंगे सेल में वाटर कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। फिर देखेंगे सेल में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सीक्वेंस में चलेंगे। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग का, ठीक है, देखो वाटर देखेंगे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद देखेंगे इसमें हम लोग का, देखो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। फिर बात करेंगे लिपिड, फिर बात करेंगे आयंस, ठीक है। देखो तो अब बात करेंगे कि हम लोग के कंपोजिशन, सेल का कंपोजिशन, तो सेल में वाटर कितने होते हैं सेल में, 70 to 90%, ठीक है। तो सेल में वाटर 70 से 90% प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सेल में वाटर कितने होते हैं भाई, ये होता है 70 to 90% क्या होता है, सेल में वाटर होता है, समझे। तो सेल में वाटर 70 से 90% सेल में वाटर होते हैं। प्रोटीन कितना होता है सेल में भाई, 10 to 15%। तो सेल में प्रोटीन 10 to 15% होता है। न्यूक्लिक एसिड का बात करें तो ये 5 to 7%, ठीक, 5 से 7% सेल में न्यूक्लिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 2 से 3%, ठीक है, समझे। 2 to 3% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हम लोग का 2% एंड आयंस हम लोग के होते हैं 1%। क्लियर है। तो ये हम लोग ने कंपोजिशन देख लिया किसका भाई, ये सेल का कंपोजिशन है। किसका कंपोजिशन है, ये सेल का, कि सेल में वाटर कितने होते हैं, सेल में वाटर 70 to 90% होते हैं। प्रोटीन कितने होते हैं भाई, 10 to 15%। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट
2 से 3%, लिपिड 2%, आयंस कितने होते हैं 1%, समझे? ठीक है, क्लियर है? आपके एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट को 3% ही लिखा है, देखो इसको आपके एनसीईआरटी में 3% ही लिखा है, तो हम लोग भी 3% ही लिखेंगे। भाई आपके एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन आएगा, मैं कुछ और लिखवाऊंगा, क्वेश्चन कुछ और आएगा, आप कुछ और करके आओगे, ठीक है? तो भाई एक चीज को फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, ठीक है? तो आपके एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट को 3% दिया है, तो हम लोग भी 3% लिख देंगे भाई, बिल्कुल, ठीक है? तो हम लोग ने ये कंपोजिशन, सेल का कंपोजिशन देख लिया कि एक्चुअल में सेल में वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड आयंस कितने कितने परसेंट होते हैं। हमको ये सारा डाटा ये हमको कहाँ से पता चला? जब हम लोग ने केमिकल एनालिसिस किया। तो समझ आ रहा है आपको कि केमिकल एनालिसिस से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ये आपको पता होना लग रहा होगा, ठीक है? कि केमिकल एनालिसिस से हम लोग एक्चुअल में क्या पता कर सकते हैं, आपको ये सारा चीज समझ आ रहा होगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग एक और एनालिसिस है, अभी तो हम लोग ने ऑर्गेनिक, मेन जो हम लोग ने केमिकल एनालिसिस किया था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए था। मेन हम लोग किसके लिए था भाई? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं इसको आप देखेंगे, ठीक है? समझे? चलो, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं भाई, इसको आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग एस एनालिसिस, ठीक है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस जिसे बोलते हैं एस एनालिसिस, देखो इसे बोला जाता है एस एनालिसिस, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस को बोलते हैं एस एनालिसिस। तो इसमें आप क्या करोगे, वही आप क्या करोगे, लिविंग टिश्यू लोगे, ठीक है? इसमें आप क्या करोगे, लिविंग टिश्यू लोगे सबसे पहले, वही आपका होगा, ठीक है? इसको अच्छे से लिखेंगे, लिविंग टिश्यू, ठीक है? लिविंग टिश्यू आप किसका लोगे भाई? लीफ। आप इसमें अभी लोगे, क्या लोगे आप? आपने लिया है क्या? आपने इसमें लिया अभी लीफ, ठीक है? आपने लिविंग टिश्यू लिया, लीफ, और लीफ का जो वेट, जो वे होता है, जो लीफ का जो वे है, ठीक है, कितना होता है भाई? इसका जो वेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वीट वेट। इसका जो वे है, ठीक है, इसे बोला जाता है, देखो इसका जो वे है, ठीक है, वे, इस कितना होता है, इसका जो वे है, इसका जो वेट है कितना होता है, इसको बोलते हैं वीट वेट। इसका जो वे है इसे बोलते हैं क्या? वीट वेट, वीट वेट इसे बोलते हैं, ठीक है? तो आपने लिविंग टिश्यू लिया, मतलब आपने लीफ लिया, लीफ का जो वे है, लीफ का जो वेट होता है ये कितना होता है, इसे बोलते हैं क्या? लीफ का जो वे है इसे बोलते हैं वीट वेट, ठीक है? तो लीफ का जो वे होता है इसे बोलते हैं वीट वेट, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया भाई, ये जो लिविंग टिश्यू जो आपने लीफ लिया, इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप ड्राई करोगे, इसको आप क्या करोगे? ड्राई करने से क्या होता है भाई? ड्राई करने से वाटर एवापोरेट हो जाता है। ड्राई करने से क्या होता है? वाटर जो होता है प्रेजेंट, भाई आप किसी भी चीज को ड्राई करते हो तो वाटर एवापोरेट हो जाता है, ठीक है? मतलब पानी बाहर निकल जाता है इससे। तो जब लीफ को आप ड्राई करोगे तो वाटर क्या हो जाएगा भाई? वाटर हम लोग का बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको जब आप लीफ को ड्राई करोगे, जब लीफ को ड्राई करोगे तो जो जितना भी वाटर, जब लीफ को ड्राई करोगे तो जितना भी वाटर इसमें प्रेजेंट था, लीफ में जितना भी वाटर प्रेजेंट था, सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा, सारा का सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है? समझे? और उसके बाद जो लीफ का वेट होगा, उसके बाद जो लीफ का वे है इसे बोलेंगे ड्राई वेट। इसके बाद जो लीफ का वे होगा भाई इसे बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है? इसके बाद जो लीफ का वे होगा इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे ड्राई वेट, ठीक है? तो लिविंग टिश्यू लिया,
लिविंग टिश्यू को आपने ड्राई किया, ड्राई करने से क्या होगा भाई, उनमें, ठीक है, लिविंग टिश्यू में जितना भी वाटर प्रेजेंट था, जितना भी वाटर लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट था, सारा का सारा वाटर एवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद जो वेट होगा, जो लीफ का जो वे होगा, ठीक है, समझे ना, इसे क्या बोलेंगे, वेट वेट, जो इसका वे होगा इसे बोला जाएगा वीट वेट, ठीक है। अब क्या करोगे भाई इसका, ठीक है, इसको आप फिर उसके बाद जला दोगे, जला कर राख कर दोगे, समझे। उसके बाद क्या करोगे, इसको बर्न कर दोगे, बर्न मतलब जला कर राख कर दोगे, ठीक है, बर्न कर दोगे, समझे। जब इसको आप जलाओगे, इसको जब आप बर्न करोगे तो इससे क्या होगा भाई, जो भी कार्बन कंपाउंड थे, ठीक है, जो भी इसमें ये जो लीफ में जो ड्राई वे बोलते हैं, ड्राई वेट, जो लीफ में वाटर तो पहले से आपने बाहर कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो भी ऑर्गेनिक, जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे, जो भी इसमें कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जब आप उसको जलाओगे, ठीक है, उसको जब बर्न करोगे तो लीफ में आपके जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कार्बन कंपाउंड मतलब जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, जो भी लीफ में आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, कार्बन कंपाउंड सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, समझे। तो इस बर्न करने से क्या होगा, देखो इसमें जो कार्बन कंपाउंड होंगे, कार्बन कंपाउंड होंगे, इनमें जो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे भाई, ठीक है। जो भी आप समझे ना, जो भी इनमें आपका क्या होगा भाई, इनमें जो भी आपका कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ये हम लोग का कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इनमें आपके कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई, वो हम लोग के ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो सारे के सारे हम लोग के क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, समझे। जो भी इनमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो हम लोग के ऑक्सीडाइज किसके फॉर्म में होंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है, किसके फॉर्म में होंगे भाई, सो इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होंगे, देखो फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में ऑक्सीडाइज होंगे भाई, ये हम लोग के CO2 प्लस वाटर वेपर, ठीक है। जो भी कार्बन कंपाउंड होंगे सारे के सारे, ठीक है, जो भी आप जब जलाओगे, जब लीफ को आप बर्न करोगे, जो भी उसमें आपके कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके फॉर्म में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 प्लस वाटर वेपर के फॉर्म में, समझे। CO2 प्लस वाटर वेपर के फॉर्म में जितने भी इनमें आपका कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 प्लस वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। CO2 प्लस वाटर वेपर के फॉर्म में ये जो हम लोग के कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट थे भाई, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब जो बचेगा, अब जो बचेगा इसे बोलते हैं एस, अब जो बचेगा इसे क्या बोलते हैं भाई, एस। अब जो बचेगा इसे बोलते हैं एस, एस मतलब राख, ठीक है, एस किसे बोलते हैं फिर, राख। जब किसी को जला कर राख कर दोगे तो क्या बचेगा, राख ही तो बचेगा भाई, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का एनालिसिस, और ये जो राख है जो आपका एस, एस में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें आपके प्रेजेंट होंगे, समझे। तो एस में, एस राख, इसमें आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इसमें आपका होगा प्रेजेंट, समझे। जैसे कि इसमें आपका क्या होगा प्रेजेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इनमें, समझे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें होंगे प्रेजेंट, जैसे कि NaCl, NaCl इनमें आपका क्या होगा भाई, प्रेजेंट होगा, समझे।
तो इसमें आपका क्या होगा प्रेजेंट NaCl, क्लियर है। इसमें आपका प्रेजेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट, समझे। इसमें आपका होगा प्रेजेंट सल्फेट, ठीक है। तो ये हम लोग के इनमें क्या होंगे भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें होंगे प्रेजेंट, और इनमें हम लोग का इलेमेंट्स भी इनमें होंगे प्रेजेंट, जैसे कि सोडियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड वाटर, ठीक है, समझे। Na+, Ca+, K+, Mg+, क्लियर है। तो ये हम लोग का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये जो राख जो S होगा इसमें हम लोग का ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स इनमें प्रेजेंट होंगे, समझे। तो इनमें हम लोग का इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स इनमें क्या होंगे भाई प्रेजेंट इनमें होंगे। तो आपने क्या किया, आपने S एनालिसिस किया, S को एनालिसिस किया, लिविंग टिश्यू लिया, लीफ लिया, और जो लीफ का वे होता है इसे बोलते हैं वेट वेट, इसको आपने ड्राई किया। ड्राई करने से जो भी इसमें वाटर होगा ये एवापोरेट हो जाएगा, वाटर लीफ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो इसका वे होगा इसे बोलेंगे ड्राई वेट। पहले बोलते थे वेट वेट, लेकिन जब पानी निकला वाटर एवापोरेट हो गया, उसके बाद इसको बोलेंगे ड्राई वेट। जब इसको आप बर्न करोगे, बर्न मतलब जब इसको आप जलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई जो भी इसमें लीफ में जो भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होंगे ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके फॉर्म में, CO2 प्लस वाटर वेपर के फॉर्म में। जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे ये सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और जो बचेगा उसे बोलेंगे S मतलब राख, ठीक है, जिसमें आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एलिमेंट्स इनमें होंगे प्रेजेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, एलिमेंट्स सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंड हम लोग का इसमें क्या होगा भाई वाटर। तो इसी के साथ हम लोग ने ऑर्गेनिक एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल एनालिसिस दोनों को कंप्लीट देख लिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अगला, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 1 by 1, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।